स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने राजस्थान की ज्योग्राफी का पार्ट 1 डिस्कशन किया था, जिसमें हमने 65 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। और आज जो है हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें जो रिमेनिंग 65 है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर वॉच करें, उसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया था। और बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा जो चैनल है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। बाकी जो लिंक होगा उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ। तो आज जो क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे वो हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर रूफटॉप पावर जनरेशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह स्कीम नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 20 अगस्त 2019 को क्रियान्वित की गई है। दूसरा कथन है, यह योजना राज्यों में विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से संचालित की जाएगी। तीसरा है आपका, इसके अंतर्गत 0 से 3 किलोवाट ऊर्जा हेतु 40% अनुदान यानी सब्सिडी एवं 3 से 10 यानी 10 किलोवाट तक 20% अनुदान दिया जाएगा। तो उपयुक्त में से सही कथन आपको बताना है। ए आपका ऑप्शन है केवल 1 व 2, और बी है केवल 1 व 3, सी है केवल दूसरा व तीसरा, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो 66 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट दिए हैं आपके तीनों वो सही है। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत किस वर्ष तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लक्ष्य हासिल करना है? ठीक है, वर्ष 2022-23 तक, वर्ष 2023-24 तक, और वर्ष 2024-25 तक, या फिर वर्ष 2025-26 तक। ठीक है, तो 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का लक्ष्य हासिल किस से किस अवधि तक करना है आपको बताना है। तो 67 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी 2024 से 25 तक। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज़ दे रखी है। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत सरसों की तुड़ी, विलायती बबूल, चावल की भूसी है। दूसरा है, बायोमास ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना श्री गंगानगर जिले में है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। ए है आपका केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 68 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला और दूसरा कथन दोनों आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बायोगैस ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? गाय का गोबर है, तथा इसकी सर्वाधिक जो संभावना कहाँ मिलती है वो उदयपुर जिले में है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोगैस के रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से संगठन वो आपको बताना है। पहला है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन, एंड चौथा है ओजोन। ठीक है, ऑप्शन दिया आपको कूट के माध्यम से आंसर करना है। ए है आपका केवल दूसरा, तीसरा व चौथा, बी है केवल पहला, दूसरा व तीसरा, सी है केवल पहला, तीसरा व चौथा, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो 69 का आपको आंसर करना है। 69 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी केवल पहला, दूसरा व तीसरा, यानी जो ओजोन है वो इसके संगठन में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुछ परसेंटेज दे रखे हैं कि कितनी मात्रा में ये सब अवेलेबल होते हैं कि संगठन की। ठीक है, तो बायोगैस का रासायनिक संगठन में मीथेन आता है, जिसकी जो प्रतिशत है कितना 65% है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 30% है, और हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 2% है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से संबंधित निम्नांकित तथ्यों का अवलोकन कीजिए। तो पहला कथन है आपका, इस परियोजना का राजस्थान में बीकानेर, नागौर, अजमेर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ तक विस्तार है। दूसरा है, इस परियोजना के दूसरे चरण में 7 राज्य और शामिल हो गए हैं। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है आपका पहला, बी है केवल दूसरा, सी पहला, दूसरा दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 70 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला और जो दूसरा कथन है वो दोनों आपके सही हैं। ठीक है, कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट अपने प्रथम चरण में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पंजाब से गुजरात तक विस्तारित था, तथा दूसरे चरण में 7 राज्य और शामिल हो गए। उसमें से कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? ए है वर्ष 2002 में, बी वर्ष 2004 में, सी है वर्ष 1985 में, और डी है वर्ष 1995 में।
तो 71 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी 2002 में जो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, रेडा बोलते हैं। और तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना यानी रेडा 1985 में ईस्वी में हुई तथा RSPCL 1995 ईस्वी को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को की गई। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है वो है वर्ष 2002 में। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है। ए है आपका 1971 से 1981 के बीच में, या फिर 1991 से 2001 को, या फिर 1911 से 1921 को, या फिर 1951 से 1961 को। तो जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है वो आपको बताना है किसका। तो 72 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी 1911 और 21 को जो है जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनसंख्या विभाजक दशक 1911-21 के दौरान राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है और इस दशक में जनसंख्या घटने के कारणों में प्लेग महामारी, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत इत्यादि उल्लेखनीय है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम मिलता है। दूसरा है राज्य में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा दौसा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में से एक है। तो सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है आपका पहला व तीसरा, बी है केवल पहला और दूसरा, सी है आपका केवल दूसरा और तीसरा, और डी है उपयुक्त सभी। तो 73 का आपको आंसर करना है। 73 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी पहला और जो तीसरा कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जबकि जो 382 गिवन है वो क्या है, भारत का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो जयपुर, भरतपुर, दौसा एंड अलवर। ठीक है, 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, निम्नांकित में से सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिलों के सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। ए है टोंक, फिर बांसवाड़ा एंड देन प्रतापगढ़, बी धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सी पाली, राजसमंद एंड डूंगरपुर, और डी जैसलमेर, धौलपुर एंड अलवर। तो 74 का आपको आंसर करना है और 74 का जो आपका आंसर है वो होगा सी, यानी पाली, उसके बाद राजसमंद एंड डूंगरपुर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं आप। तो राज्य में लिंगानुपात को अगर डिवाइड किया गया तो ग्रामीण का जो है 933 है और शहरी में कितना है, 914 है। उसको फिर सब डिवीजन किया गया जिसमें दिखाया गया कि सर्वाधिक कहाँ किस किस जिले में है और न्यूनतम कहाँ कहाँ है। तो सर्वाधिक की बात करें तो पाली पहले नंबर पे है, दूसरे में राजसमंद और तीसरे में है डूंगरपुर। न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर, देन करौली, उसके बाद देन जैसलमेर। ठीक है, ये ग्रामीण के बारे में दिया गया है। और शहरी में बात करें सर्वाधिक में सबसे ज़्यादा तो टोंक, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़, और न्यूनतम में बात करें तो जैसलमेर, धौलपुर एंड अलवर। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में औसत शिशु लिंगानुपात से कम लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं। ठीक है, ए है 15, बी है 12, सी है 10 और डी है 8। तो 75 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी 12। तो राज्य में लिंगानुपात के संदर्भ में औसत शिशु लिंगानुपात से कम जिले 12 हैं, जबकि सामान्य औसत लिंगानुपात से कम वाले जिलों की जो संख्या है वो कितनी है, 15 है। ठीक है, निम्नांकित में से किस जिले में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर है। तो ये 76 नंबर क्वेश्चन है आपका। ए है उदयपुर, बी है झुंझुनू, सी है कोटा एंड डी है देन आपका धौलपुर। ठीक है, तो 76 का आपको आंसर करना है। 76 का जो आपका आंसर होगा वो होगा उदयपुर। ठीक है, तो इस उदयपुर जिले में क्या सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर है आपकी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में परसेंटेज दे रखा है कि उदयपुर में कितना है, 87.5%, जबकि न्यूनतम की बात करें तो 71.7%, जो कहाँ पे, जालौर में है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्य में अनुसूचित जाति की तुलना में जनजाति की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दूसरा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत क्रमशः श्री गंगानगर और बांसवाड़ा में है। तीसरा है आपका अनुसूचित जनजाति की अपेक्षा अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कम है। तो उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है आपका केवल पहला, बी है केवल पहला व तीसरा, सी है केवल दूसरा व तीसरा, या फिर डी केवल दूसरा।
77 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी दूसरा और जो तीसरा कथन है वो आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति यानी जिसकी जो संख्या कितनी 92.38 लाख की बजाय अनुसूचित जाति जो कि 122.21 लाख की जनसंख्या जो है अधिक है। ठीक है, मीन्स एससी के कंपैरिजन में, मतलब एसटी कम है एज कंपेयर टू एससी। ठीक है, पॉपुलेशन के टर्म में। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। दूसरा है देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना 22% है। तो सत्य कथन कौन सा है वो आपको पहचानना है। ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी केवल पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 78 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी केवल जो दूसरा कथन है वो आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पहला क्यों गलत है। तो देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का 22% का योगदान है, जिनमें धात्विक खनिज कितना 15% है और अधात्विक खनिज कितना 25% स्थान रखते हैं, तथा अधात्विक खनिज उत्पादन में राजस्थान जो है देश में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो ये जो आपका दिया है कि धात्विक खनिजों, तो ये गलत है, धात्विक नहीं बल्कि अधात्विक खनिजों होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अलौह धातु खनिज नहीं है। टिन नहीं है, एल्युमिनियम है, या फिर मैग्नीज, या फिर प्लैटिनम। तो कौन सी अलग धातु खनिज नहीं है वो आपको बताना है। 79 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी मैग्नीज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धात्विक खनिजों को लौह तथा अलौह धात्विक खनिजों में बांटा गया है। अलौह की धात्विक खनिजों में कौन कौन से आते हैं? सोना, चांदी, प्लैटिनम, सीसा, जस्ता, टिन, तांबा, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पारा आदि। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब धात्विक खनिजों के एग्जाम्पल हैं। और जबकि मैग्नीज जो मैग्नीज लौह जो है वो अधात्विक खनिज की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो आपका दिया है कि अलौह धातु खनिज नहीं है, तो इसमें से कौन सा? मैग्नीज नहीं है, मैग्नीज बल्कि किस में आता है? लौह धात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसआई द्वारा सोने के नवीनतम भंडार खोजे गए हैं। कहाँ पर खोजे गए हैं? पहला है आनंदपुर भुकिया, दूसरा है घोटिया अंबा, तीसरा है देवतलाई और चौथा है उदयपुर। तो ए है आपका केवल पहला, तीसरा व चौथा, बी है केवल दूसरा, तीसरा व चौथा, या फिर सी केवल पहला, दूसरा व तीसरा, या फिर डी केवल दूसरा व तीसरा। तो 80 का आपको आंसर करना है और 80 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी दूसरा, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान में सोना वांगड़ क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें बांसवाड़ा के जगतपुरा भूकिया और आनंदपुर भूकिया उल्लेखनीय है। जीएसआई द्वारा किए गए सर्वे में 3 जिलों में सोने के नए भंडार मिले हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? बांसवाड़ा यानी जिसमें घोटिया अंबा आता है, उदयपुर तथा भीलवाड़ा यानी देवतलाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सोने के नवीनतम भंडार खोजे गए हैं। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। खनिज दे रखे हैं, संबंधित जिला दे रखा है, आपको बताना है। तो ए है घिया पत्थर, जिला है पाली, और बेंटोनाइट चित्तौड़गढ़, थोरियम राजसमंद और ओकर बाड़मेर, और पांचवा जिला आपका दे रखा है उदयपुर। तो ये आपको मिलान करना है। 81 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी 5412। ठीक है, तो मिला के देख लेते हैं। घिया पत्थर की बात करें तो इससे संबंधित जिला जो है वो आपका उदयपुर है, और बेंटोनाइट की बात करें तो इससे रिलेटेड है बाड़मेर, और थोरियम की बात करें तो ये पाली, और ओकर की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भद्रावन किस खनिज से संबंधित क्षेत्र है? लिथियम से, यूरेनियम से, थोरियम से, या फिर बेरिलियम से। तो 82 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी थोरियम से रिलेटेड है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाली जिले में अवस्थित भद्रावन थोरियम परमाणु खनिज का प्रमुख क्षेत्र है। तो कौन से जिले में आता है भद्रावन? पाली जिले में। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान किन खनिजों का एकमात्र उत्पादक राज्य है? पहला है सीसा जस्ता, दूसरा है वाले स्टोनाइट, और तीसरा है सेलेनाइट, चौथा है गार्नेट और पांचवा है पन्ना। तो 22-23 के अनुसार ये इकोनॉमिक समीक्षा की गई, उसके अनुसार आपको बताना है कि राजस्थान किन खनिजों का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ए है आपका पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा, बी है केवल दूसरा, तीसरा व चौथा, सी है पहला, तीसरा, चौथा व पांचवा, या फिर डी पहला, दूसरा व तीसरा। 83 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी पहला, दूसरा व तीसरा। ठीक है, यानी कि सीसा जस्ता और वाले स्टोनाइट और तीसरा है सेलेनाइट। ठीक है, तो
इसके अलावा और भी कुछ एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत राजस्थान निम्नांकित खनिजों का एकमात्र उत्पादक राज्य है। एक है वॉलेस्टोनाइट, जो जिसको मतलब बैल का मगरा, और सीसा जस्ता, राजपुर, दरीबा, राजसमंद, और जावर व देबोरी जो कि उदयपुर में है, गुलाबपुरा, अगुचा व रामपुरा, अगुचा, भीलवाड़ा, और गुड़ा, किशोरीदास, अलवर, चौथ का बरवाड़ा जो है वो सवाई माधोपुर, और तीसरा जो है सेलेनाइट है जहाँ पे बीकानेर रिलेटेड है, ठीक है, इस राज्य से। ये सब जिले दे रखे हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अभ्रक के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका भंडारण एवं उत्पादन भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद जिलों में है, और दूसरा है अभ्रक का उत्पादन कम होने के कारण इसे खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी पहला दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो 84 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला दूसरा दोनों कथन जो है वो आपके सही हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभ्रक का सर्वाधिक भंडारण व उत्पादन भीलवाड़ा के दांता बुनास में होता है। इसके अतिरिक्त कहाँ होता है, अजमेर और राजसमंद भी अभ्रक में अग्रणी जिले हैं, ठीक है। देश की 20 बड़ी खानों में से केवल 50% अभ्रक का उत्पादन होने के कारण इस खनिज को क्या बोलते हैं, खनिज का बीमार बच्चा कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों आपके कथन सही थे। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य में पेट्रोलियम का 4 बेसिनों में भंडारण है। दूसरा है विंध्यन बेसिन का विस्तार कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तक है। तीसरा है राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं ऐश्वर्या है। तो सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है केवल पहला व दूसरा, बी है केवल दूसरा व तीसरा, सी केवल पहला व तीसरा, या फिर डी पहला दूसरा व तीसरा। तो 85 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी पहला, और जो दूसरा कथन है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम का भंडारण 4 बेसिनों में है, जो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बाड़मेर, संचौर बेसिन, राजस्थान सेल्फ बेसिन, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन, जो कि कौन सा, हड़ौती, भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़। राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं जो है मंगला, बाड़मेर में है, जहां वर्ष 2009 से उत्पादन कार्य शुरू हुआ है। तो ये जो आपका गिवन है कि राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या नहीं बल्कि मंगला है, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्गा संबंधित है। ए है प्राकृतिक गैस क्षेत्र से, बी है पेट्रोलियम क्षेत्र से, सी है कोयला क्षेत्र से और डी है सौर ऊर्जा क्षेत्र से। तो दुर्गा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 86 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी पेट्रोलियम क्षेत्र से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक तेल क्षेत्र की खोज की तथा इसे दुर्गा नाम दिया, ठीक है। तो दुर्गा नाम किसने दिया है, केयर्न ऑयल एंड गैस ने, ठीक है। ये जो कंपनी है इसके द्वारा ये दुर्गा नाम दिया गया है, और ये किस समूह की कंपनी है, वेदांता समूह की, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, बी है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, सी है लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, पीट, और डी है आपका पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो 87 का आपको आंसर करना है। 87 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो ये मात्रा के आधार पर 4 प्रकार हैं, देख लेते हैं। एंथ्रेसाइट हमें जो है 90% कोयला होता है इसमें, ये काला चमकीला रंग का होता है। बिटुमिनस में 60 से 70% इसका जो रंग होता है वो काला भूरा रंग होता है। और लिग्नाइट की बात करें तो 50 से 60% कार्बन की मात्रा होती है और इसका जो रंग कितना होता है, भूरा रंग होता है। और पीट की बात करें तो इसमें 45 से 50% कार्बन की मात्रा होती है और इसका जो रंग होता है वो हल्का भूरा रंग होता है। तो ये जो है कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो एंथ्रेसाइट में जो है कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एम सेंड पॉलिसी निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी की गई थी, आपको बताना है। ए है 2020 में, बी 2002 में, सी 2021 में, या फिर डी 2022 में। तो 88 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी 2021 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एम सैंड पॉलिसी 25 जनवरी 2021 को जारी की गई थी और इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया जाता है, जिसका मानक IS कोड जो 383 और 2016 है, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पचपदरा पेट्रोलियम रिफाइनरी भारत की कौन सी रिफाइनरी है। ए है 25वीं, बी है 27वीं, सी 24वीं, या फिर डी 26वीं।
तो 89 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी 26वीं जो रिफाइनरी है वो कौन सी है, पचपदरा पेट्रोलियम रिफाइनरी है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पचपदरा पेट्रोलियम रिफाइनरी राजस्थान की प्रथम तथा देश की जो है 26वीं रिफाइनरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसका मानक BS6 रखा गया है। यह HPCL और राजस्थान सरकार, जिसका रेशियो कितना है 74:26 के सहयोग से संचालित की जा रही है। क्षमता की बात करें तो 9 MMTPA है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। सिंचाई का माध्यम दे रखा है और सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला दे रखा है। तो ए है नलकूप, जिला दे रखा है जयपुर, नहर श्रीगंगानगर, तालाब भीलवाड़ा, कुएं टोंक। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 90 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कुएं टोक, ये जो है इससे सुमेलित नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नलकूप से सिंचाई, ये नलकूप जो सिंचाई का माध्यम है, इससे राजस्थान में 42% सिंचाई की जाती है और सर्वाधिक उपयोग करने वाले जिले में कौन सा आता है, जयपुर आता है। नहर से क्या होता है 30% राजस्थान में सिंचाई की जाती है और श्रीगंगानगर जो है सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला है। कुआं जो है 24% जो कि जयपुर है और तालाब से 1% जो कि भीलवाड़ा है। ठीक है, तो कुएं में जो टोंक दे रखा तो ये आपका गलत है, बल्कि सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला कौन सा है, जयपुर है यहाँ पे। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की कमी होने पर किस बांध से जलापूर्ति की जाती है। तो ए आपका ऑप्शन दे रखा है पंडोह बांध, बी है पोंग बांध, सी है नागल बांध, डी है जवाहर सागर बांध। ठीक है, तो शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की कमी होने पर किस बांध से जलापूर्ति की जाती है, ये आपको बताना है। 91 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी पोंग बांध। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान को पोंग बांध से 59% तथा पंडोह बांध से 20% जलापूर्ति का लाभ मिलता है तथा शीत ऋतु के दौरान IGNP में जलापूर्ति किससे होती है, पोंग बांध से की जाती है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से रेणुका परियोजना से लाभान्वित राज्यों में सम्मिलित नहीं है। ए है राजस्थान, बी है दिल्ली, सी है हरियाणा और डी है उत्तर प्रदेश। तो 92 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र व राज्य के वित्तीय सहयोग, जिसमें क्रमशः 90% केंद्र का है और 10% आपका राज्य का है, से संचालित यह परियोजना गिरी नदी पर सिरमौर जिले में अवस्थित है। ठीक है, कौन सी परियोजना, रेणुका परियोजना की बात हो रही है। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से इंदिरा गांधी नहर से संबंधित स्थान है। पहला है फिरोजपुर, दूसरा है मसीता वाली, तीसरा है पूगल, चौथा है मोहनगढ़ और पांचवा है गडरा रोड। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर से संबंधित स्थान दे रखे हैं, ये आपको बताना है। ए है आपका केवल पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा, बी है केवल दूसरा, तीसरा, चौथा व पांचवा, सी है केवल पहला, दूसरा, चौथा व पांचवा या फिर डी उपयुक्त सभी। तो 93 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपयुक्त सभी जो स्थान है वो इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। प्रथम चरण 393 किलोमीटर तक है, दूसरा जो चरण है 256 किलोमीटर है। तो प्रथम चरण को और सब डिवाइड किया गया है, जिसमें फेज प्रथम और फेज द्वितीय दे रखे हैं। फेज प्रथम में फीडर नहर है, जिसमें जो जिले दे रखे हैं फिरोजपुर और मसीता वाली, और फेज द्वितीय में मुख्य नहर कौन सी, मसीता वाली और पूगल। ठीक है, द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर तक है, इसमें कौन से, पूगल और मोहनगढ़। ठीक है, तो ये संबंधित स्थान है। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्काडा सिस्टम के उपयोग से संबंधित है बिजली का संचरण, दूसरा है पाइपलाइनों में तेल का परिवहन, तीसरा है जल वितरण और चौथा है ट्रैफिक लाइट। तो ए आपका ऑप्शन है केवल तीसरा, बी है केवल दूसरा व तीसरा, सी है केवल पहला, तीसरा व चौथा या फिर डी उपयुक्त सभी। तो 94 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो स्काडा सिस्टम क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है जिसका राजस्थान में पहली बार उपयोग IGNP में पानी के वितरण एवं नियंत्रण हेतु किया गया है। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों को सिंचाई एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। तो ए है आपका 12, बी है 11, सी है 10 एंड डी है 13। ठीक है,
तो 95 का आपको आंसर करना है। 95 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी 13 जिले। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईआरसीपी से लाभान्वित होने वाले 13 जिले हैं, वो कौन कौन से हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर तथा टोंक। ठीक है, तो ये आपके 13 जिले हैं। एक्सप्लेनेशन 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। सिंचाई परियोजना दे रखी है, उससे संबंधित जिले दे रखे हैं। ए है आपका मेजा, जिला है बूंदी। बी अनास, जिला है बारा। सी बेंथली, टोंक, गलवा डैम, बांसवाड़ा, और पांचवा जिला दे रखा है भीलवाड़ा। तो ये आपको मिलान करना है। 96 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी 5423। ठीक है, यानी कि जो मेजा से संबंधित जिला है वो है आपका भीलवाड़ा। अनास से बात करें तो ये है आपका बांसवाड़ा, और बेथली जो है ये आपका रिलेटेड है बारा जिले से, और गलवा डैम जो है वो आपका रिलेटेड है टोंक से। ठीक है, 90 बाकी जो बूंदी जिला जो ये जो आपका गिवन है बूंदी, तो इस जिले में जो है मेच सिंचाई परियोजना से संचालित है। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना का भाग है? पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा है गुजरात। ए है आपका केवल पहला, दूसरा व तीसरा। बी है आपका दूसरा, तीसरा व चौथा। सी है केवल पहला, दूसरा, चौथा व पांचवा, या फिर डी केवल पहला, दूसरा, तीसरा व पांचवा। तो 97 का आपको आंसर करना है। 97 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। यानी जो तीसरा है जो उत्तर प्रदेश है, ये जो है नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना का भाग नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नर्मदा नहर परियोजना में स्प्रिंकलर, ड्रिप एवं बूंद बूंद तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस वर्ष दिया था, ये आपको बताना है। ए है 2009, बी 2007, सी 2010 एंड डी है आपका 2002। तो 98 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी 2009। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा कपड़ा उत्पादन के कारण राजस्थान के भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया था। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है वो को बताना है। तो पहला है आपका राजस्थान सहकारी कताई मिल संबंधित जिला भीलवाड़ा है। दूसरा गंगापुर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़। तीसरा श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल श्री गंगानगर। तो सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। 99 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ओके, अच्छा, कूट भी दे रखे हैं, उसके माध्यम से आपको आंसर करना है। तो ए है आपका केवल दूसरा व तीसरा, बी है केवल पहला, और सी है केवल दूसरा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 99 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी केवल दूसरा व जो तीसरा जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान में स्थापित सहकारी सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी निम्नानुसार है। राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965, गंगापुर सहकारी कताई मिल ये भीलवाड़ा 1981, एंड श्रीनगर सहकारी कताई मिल ये क्या हनुमानगढ़ 1978। ठीक है, तो दूसरा तीसरा जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। तो ये जो गंगापुर है ये आपका सॉरी तो ये जो गंगापुर सहकारी कताई मिल ये किस संबंधित जिला कौन सा इससे, तो इससे संबंधित जो जिला है वो भीलवाड़ा है। और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल की बात करें तो इससे संबंधित जिला हनुमानगढ़ है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। ए है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड टोंक, और दूसरा है वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला जोधपुर, और सी ऊन प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर, डी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र जयपुर। तो ये आपको मिलान करना है। 100 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा व पहला। ठीक है, मिलान करके देख लेते हैं। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये जोधपुर, वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ है, तो ये है आपकी बीकानेर में। ऊन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो ये जयपुर में है, और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये जो है आपका टोंक में। ठीक है, सेम चीज एक्सप्लेनेशन में भी दे रखी है। और एक और पॉइंट आपका गिवन है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ होता है,
तो ये है जोधपुर में। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में। और स्टेट वूल मिल कहाँ है? ये भी बीकानेर में है, ठीक है। बाकी ये 101 से लेकर 121 तक का जो क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड, तो जो हमारी जो पीडीएफ है, सॉरी, जो हमारा चैनल है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, उसे ज्वाइन कर ले। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 121 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है, यह बजट 2022-23 से लागू की गई थी। दूसरा है, यह राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म निःशुल्क प्रदान किए जाने का प्रावधान करती है। तो कौन सा सही कथन है वो आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो 121 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि जो दूसरा कथन है वो आपका सत्य है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यह योजना बजट घोषणा 2021-22 का परिणाम है, ठीक है। तो ये जो गिवन है कि 2022-23 ये गलत है आपका, बल्कि 2021-22 का है, ठीक है। राजकीय विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्रों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म तथा 200 रुपए सिलाई हेतु प्रदान किए जाने का प्रावधान करती है। और समग्र शिक्षा परियोजना के लाभार्थियों हेतु केंद्र राज्य वित्त पोषण अनुपात कितना है? 60:40 है। 122 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद सरकारी स्कूल के संबंध में असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है, ये विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक संचालित होते हैं। दूसरा है, ये विद्यालय आरबीएससी पैटर्न पर आधारित है। तीसरा है, इन विद्यालयों में 55% सीटें बालिकाओं हेतु आरक्षित की गई हैं। तो ए है आपका केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी केवल तीसरा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है कथन वो आपको बताना है। 122 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी जो दूसरा कथन है वो आपका असत्य है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये विद्यालय वर्ष 2016 से सीबीएसई पैटर्न पर संचालित हैं। तो ये जो गिवन है आरबीएसई पैटर्न, ये गलत है, ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अक्टूबर 2022 में प्रारंभ की गई थी। दूसरा है, यह दूरस्थ माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को ट्यूशन फीस पुनर्भरण का प्रावधान करती है। तो असत्य कथन कौन से वो आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला ना ही दूसरा। तो 123 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी, ठीक है, यानी जो दूसरा कथन है वो आपका गलत है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यह जो है 24 अगस्त 2022 से प्रारंभ की गई है। एंड वेट अ मिनट, ओके। तो इसमें से जो असत्य कथन था वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा नहीं बल्कि ए है, यानी केवल जो पहला कथन है वो आपका असत्य है। तो एक्सप्लेनेशन में भी हम देख सकते हैं कि जो इसका जो ये कब प्रारंभ हुआ था, ये 24 अगस्त 2022 से प्रारंभ की गई थी, जबकि यहाँ जो गिवन है ये अक्टूबर दे रखा है। और यह योजना वीएमओयू एंड आईजीएनओयू के दूरस्थ माध्यम पाठ्यक्रमों से अध्ययन करने वाली छात्राओं को ट्यूशन फीस पुनर्भरण का प्रावधान करती है, ठीक है। तो पहला जो है वो आपका असत्य है। 124 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है, यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई है। बी है, इस योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष 25 लाख रुपए की बीमा राशि का प्रावधान है, ठीक है। और इस योजना में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व तथा 15 दिन पश्चात का चिकित्सीय खर्च प्रदान किया जाता है। और डी है, इस योजना में कुल 1633 उपचार पैकेज सम्मिलित हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। 124 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो ए कथन है वो आपका सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है आपका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्यों गलत है। तो राज्य की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना का प्रारंभ की गई थी 1 मई 2021 को। तो यहाँ पे जो गिवन है आपका कि 1 अक्टूबर, तो ये गलत है, बल्कि 1 अक्टूबर नहीं बल्कि 1 मई है, ठीक है। और कुछ चयनित श्रेणियों को यह सुविधा निःशुल्क तथा अन्य को 850 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर उपलब्ध है, ठीक है। ये कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। 125 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ हुई कब हुई। पहला है 1 मई 2021 को,
बी है 15 अगस्त 2021 को, सी है 1 मई 2022 को, या फिर डी 15 अगस्त 2022 को। तो 125 का आपको आंसर करना है। 125 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चिरंजीवी परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा और इसमें 7 प्रकार की दुर्घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जल जीवन मिशन में केंद्र राज्य वित्त पोषण अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। ए है 50-50%, बी है 60-40, सी 40-60, या फिर डी 19-10, 90-10। 126 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी 50-50 का जो रेशियो है वो केंद्र राज्य का रेशियो है। ठीक है, जल जीवन मिशन में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 से की गई थी। इसका उद्देश्य क्या? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में कितने उपभोक्ता विवाद निवारण जिला मंच स्थापित किए गए हैं? ए है 37 जिला मंच, बी है 33 जिला मंच, सी 50 और डी 40। तो 127 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी 37 जिला मंच। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत राज्य व जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण मंच बनाए गए हैं। कुल 37 जिला मंच, सभी जिलों में 1 और जयपुर में 4, जोधपुर में 2 एवं सर्किट बेंच स्थापित किए गए हैं। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो कितनी न्यूनतम आयु सीमा है वो आपको बताना है। ए है आपका 58 वर्ष महिला 60 वर्ष पुरुष, बी है 55 वर्ष महिला 60 वर्ष पुरुष, सी महिला व पुरुष 60 वर्ष, और डी 55 वर्ष महिला और 58 वर्ष पुरुष। ठीक है, 128 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी 55 वर्ष महिला और 58 वर्ष पुरुष। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत महिला हेतु न्यूनतम आयु 55 वर्ष तथा पुरुष हेतु 58 वर्ष निर्धारित की गई है। 75 वर्ष की आयु तक 750 रुपये प्रति माह पेंशन राशि दी जाएगी और उससे अधिक यानी 75 की आयु से अधिक होने पर 1000 रुपये प्रति माह पेंशन की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। 129 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया गया है। दूसरा है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी पहला दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला ना ही दूसरा। तो 129 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो दूसरा कथन है वो आपका सत्य नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बजट 2023-24 की घोषणा के तहत महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो गिवन है उदयपुर, ये गलत है, बल्कि जोधपुर होगा। 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना से संबद्ध असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो ए है आपका, इस योजना में अनाथ बालक बालिका को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बी है अनाथ बालक बालिका को तत्कालिक सहायता 1 लाख रुपए तथा 18 वर्ष पूर्ण करने पर 5 लाख रुपए एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सी है विधवा महिला को 1 लाख रुपए एकमुश्त तथा 2500 माह पेंशन राशि दी जाएगी। डी है आपका, यह योजना 25 जून 2021 से संपूर्ण राज्य में लागू की गई है। तो असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। 130 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी। सी जो है ये आपका गलत है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या गलत है इसमें। तो पति की मृत्यु होने पर विधवा को 1 लाख रुपए एकमुश्त तथा 1500 प्रतिमाह पेंशन और बच्चों को 1000 प्रतिमाह तथा 2000 वार्षिक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो गिवन है कि 2500 माह पेंशन राशि, ये गलत है, 2500 नहीं बल्कि 1500 प्रतिमाह पेंशन है। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP 28 की बैठक कहाँ प्रस्तावित है। ए है भारत, बी है स्वीडन, सी है संयुक्त अरब अमीरात और डी है आपका न्यूजीलैंड। तो 131 का आपको आंसर करना है और इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, COP एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेम चीज दे रखी है। COP 28 का जो बैठक होगी कहाँ होगी, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है, आपको बताना है। ए है जापान, बी है अमेरिका, सी है संयुक्त अरब अमीरात और डी है सिंगापुर। तो 132 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी सिंगापुर। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत की बात करें तो ये 80वां स्थान इसका है। ठीक है, प्राप्त हुआ है। 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित
में असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है हाल ही में भारत इसके चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है। बी इसका लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त संबंधित मामलों में सहयोग करना है। सी है इसकी स्थापना मार्च 2022 में की गई है। और डी है भारत इस समूह में शामिल होने वाला एकमात्र एशियाई देश है। तो असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। 133 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, ये जो है कि भारत इस समूह में शामिल होने वाला एकमात्र एशियाई है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? मार्च 2022 में हुई थी। उद्देश्य क्या है इसका? खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से निपटना। और संजय वर्मा को शेरपा नियुक्त किया गया है इसका। ठीक है, किसको? संजय वर्मा को, जो कि विदेश मंत्रालय सचिव है। इस समूह में बांग्लादेश, डेनमार्क, जर्मनी, बारबाडोस एंड इंडोनेशिया व सेनेगल शामिल है। भारत कब जुड़ा है इसमें? तो वो जुलाई में जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो गिवन है कि एकमात्र एशियाई देश है, तो ये गलत है आपका। 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। CERT-IN के संदर्भ में निम्नांकित में से असत्य कथन को छांटिए। तो ए है इसका पूरा नाम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंटरनेट है। और बी है हाल ही में इसने अकीरा रैंसमवेयर के विरुद्ध एडवाइजरी जारी की है। सी इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। और डी या भारत में साइबर सुरक्षा हेतु नोडल एजेंसी का काम करती है। तो CERT-IN के संदर्भ में आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो 134 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो दिया है कि इसका पूरा नाम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंटरनेट है, तो ये गलत है। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। तो ये जो आपका दे रखा है इंटरनेट, ये इंटरनेट नहीं बल्कि इंडिया होगा। ठीक है, और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। और भारत में साइबर सुरक्षा के लिए ये नोडल एजेंसी है, ये हम देख चुके क्वेश्चन में दिया था। और हाल ही में CERT-IN ने अकीरा रैंसमवेयर हेतु एडवाइजरी जारी की है। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रयान 3 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ए है इसे LV-M3-M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। इसमें लैंडर और रोवर शामिल है। सी है इसरो द्वारा इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। डी है भारत चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। तो आज जो डेट आज यानी 23, ओके, तो चंद्रयान 3 के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा, ये आपको बताना है। 135 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। तो ये जो है ये आपका असत्य कथन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसमें लैंडर और रोवर शामिल हैं। इस मिशन की सफलता के उपरांत भारत चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा देश होगा। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला होगा या फिर दूसरा देश बन सकता है। ठीक है, क्योंकि रूस के लूना 25 की भी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होगा। प्रक्षेपण यान की बात करें तो LV-M3-M4 है। ठीक है, और ये ओके 136 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस देशों ने भारत के साथ रुपए में व्यापार पर सहमति दी है? पहला है बांग्लादेश, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात और तीसरा है श्रीलंका। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी केवल पहला व दूसरा, सी केवल दूसरा व तीसरा, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो 136 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी उपयुक्त सभी जो है उपयुक्त सभी जो गिवन देश हैं वो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज़ दे रखी है। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, तीनों देश जो है भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। 137 नंबर क्वेश्चन दे लेते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है निर्यात नीति व्यापार परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात प्रदर्शन इसके स्तंभ है। तीसरा है तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। और चौथा है राजस्थान को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए केवल पहला दूसरा, बी केवल पहला दूसरा तीसरा, सी केवल दूसरा तीसरा चौथा, या फिर डी सभी कथन सही है। तो 137 का आपको आंसर करना है। 137 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी केवल पहला दूसरा और जो तीसरा कथन है वो आपका सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, तो इस
इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, ये आपने देखा है, ये ऊपर गिवन है। जो चौथा कथन है आपका कि राजस्थान को छठा स्थान प्राप्त हुआ है, ये गलत है, बल्कि राजस्थान भू आबद्ध राज्यों में छठवें स्थान पर रहा है। कौन से राज्यों में? भू आबद्ध राज्यों में। और तमिलनाडु तो आपने देखा है कि शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का चौथा बड़ा बैंक बना है? ए है एसबीआई, बी है आईसीआईसीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक और डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो 138 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी हाउसिंग के साथ विलय के पश्चात एचडीएफसी बैंक विश्व का चौथा बड़ा बैंक बना है और वर्तमान बाजार पूंजी के अनुसार यह 7वें स्थान पर है। भारत में एचडीएफसी, देन आईसीआईसीआई, उसके बाद एसबीआई जो है शीर्ष 3 बैंक है। ठीक है, 139 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन द्वारा लॉन्च किया गया विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट है, क्या नाम है उसको आपको बताना है। ए एटलस 4th, बी है जूक्यू 2nd, सी डीएसएसएआर और डी है वैंगार्ड। ये आपको बताना है नाम क्या है। 139 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी जूक्यू 2nd को चीन द्वारा विश्व का पहला मीथेन ईंधन आधारित रॉकेट को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने किस स्थान से सल्फर कॉटेड यूरिया को लॉन्च किया है? ए है नीमच, बी है ग्वालियर, सी है राजसमंद और डी है सीकर। तो 140 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, सीकर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने अपने राजस्थान दौरे पर सीकर से सल्फर कॉटेड यूरिया को लॉन्च किया था और इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन यूरिया भी कहा जाता है। 141 क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? ए है राजनीति, बी है शिक्षा, सी कॉर्पोरेट, डी है विज्ञान। तो 141 का जो आपका आंसर होगा सी, यानी गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है कॉर्पोरेट के संबंध से संबंधित है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र का प्रतिष्ठित अवार्ड गोल्डन पीकॉक अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पर्यावरण प्रबंधन श्रेणी में प्रदान किया गया है। तो किसे मिला है ये? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, और किस श्रेणी में? पर्यावरण प्रबंधन श्रेणी में। ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल जिले हैं कौन कौन से? ए है बांसवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, पाली, बी चित्तौड़, बाड़मेर, राजसमंद, सिरोही और सी सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली, डी कोटा, पाली, सिरोही, उदयपुर। 142 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और पाली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में राजस्थान में कितने जिले हैं? 8 जिले शामिल हैं, जिनमें से आपने देखा है कि सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली। तो उसके अलावा जो और कौन सा है, ये आपका है डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद एंड चित्तौड़। ठीक है, तो ये कुछ और 4 जिले हैं। 143 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन राजस्थान में कहाँ हुआ है? ए है जयपुर, बी है उदयपुर, सी जोधपुर एंड डी अजमेर। तो 143 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी उदयपुर। ठीक है, ये कितने दिवसीय सम्मेलन होता है? तो ये 2 दिवसीय सम्मेलन होता है। 144 नंबर क्वेश्चन दे लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में वीर तेजाजी शोध केंद्र स्थापित होगा? ए है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में है, बी है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो कि उदयपुर में है, सी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, डी महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो कि बीकानेर में है। तो किस विद्यालय में वीर तेजाजी शोध केंद्र स्थापित किया होगा, ये आपको बताना है। 144 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। ठीक है, वन 144 का तो माफ कीजिएगा, इसका जो आंसर है वो बी नहीं बल्कि ए होगा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है? जोधपुर में। सेम चीज एक्सप्लेनेशन में भी दे रखी है। 145 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। जीआई टैग उत्पाद और स्थान दे रखे हैं। ए है कंदमाल हल्दी केरल, बी पौडम तमिलनाडु, सी तिरूर सुपारी उड़ीसा और डी कंडागी साड़ी मिजोरम। ठीक है, तो ये आपको सुमेलित करना है, मिलान करना है, आपको बताना है। 145 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी 3412। ठीक है, यानी कि कंदमाल हल्दी जो है वो उसका जो जीआई टैग का स्थान मिला है वो कहाँ है? उड़ीसा में। एंड पौडम की बात करें तो मिजोरम में, तिरूर सुपारी केरल में और
कंडागी साड़ी जो है ये तमिलनाडु, ठीक है। सेम चीज एक्सप्लेनेशन में दे रखी है और साथ ही श्रेणी भी दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। कंधमाल हल्दी को किस श्रेणी में जीआई टैग मिला है, तो कृषि, कृषि में पौडम को हस्तशिल्प में, तिरूर सुपारी कृषि अगेन, और कंडागी साड़ी हस्तशिल्प, ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पीबीडब्ल्यू आरएसआई हाल ही में खबरों में रहा था, ये किससे संबंधित है आपको बताना है। ए है पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा विकसित चावल की किस्म है ये, या फिर बी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सरसों की किस्म है, या फिर गेहूं की उच्च एमाइलेज किस्म जो टाइप 2 मधुमेह व हृदय रोग का खतरा कम करने में सक्षम है, और डी है कपास की जेनेटिकल मॉडिफाइड किस्म है। तो 146 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी गेहूं की उच्च एमाइलेज किस्म जो टाइप 2 मधुमेह व हृदय रोग का खतरा कम करने में सक्षम है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डीएमएच 11 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जीएम जो है सरसों की किस्म है, और बोलगार्ड कॉटन कपास की जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म है, जबकि पीबीडब्ल्यूआरएसआई वो आपने देख लिया कि गेहूं की उच्च एमाइलेज किस्म है, ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉमेडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच में हुआ है, तो ए है नेपाल, बी है श्रीलंका, सी मंगोलिया एंड डी है इंडोनेशिया। तो 146 का जो आंसर होगा वो मंगोलिया होगा, यानी नोमैडिक एलिफेंट जो 2023 से अभ्यास है भारत और मंगोलिया के बीच किया गया है, ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में किसे हराकर खिताब जीता है। ए है रोजर फेडरर, बी है राफेल नडाल, सी जॉन मैकनरो और डी है नोवाक जोकोविच। तो 148 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है। ए है जयपुर में, बी है केन्या में, सी है बुरुंडी में, या फिर डी उदयपुर में। तो 149 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी केन्या, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की भागीदारी में 3 दिवसीय एक्सपो इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन केन्या की राजधानी कहाँ, नैरोबी में किया गया है, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चौथे यूथ महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन सी है। ए है स्वाति अजमेरा, बी स्वास्थ्य आर्य और सी खुशी पूनिया, डी अरुंधति चौधरी। तो 150 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी खुशी पूनिया, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, और किसमें जीता है, महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे जो रिमेनिंग 65 क्वेश्चन थे राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें भी मैंने 65 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, वो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर वॉच करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएँ। टेस्ट सीरीज़ के अलावा हम ने जो है करंट अफेयर की भी सीरीज़ स्टार्ट करी है, उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में आप सभी जानते हैं कि पेपर होने वाला है राजस्थान का। तो वो जो सीरीज़ है करंट अफेयर की और बाकी जो और भी है वो सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो आप ज़रूर हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।